अब तक हमने वायुदाब पेटियों का अध्ययन किया। आज हम पवन या विंड का अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी पर के धरातल पर वायुदाब की विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। यानी जो हवा चलती है, पवन जो होती है, उसके चलने का मुख्य कारण है किन्हीं दो स्थानों पर वायुदाब में अंतर। अगर दो स्थानों के मध्य वायुदाब में अंतर पाया जाता है तो हवाएं जो होती है वो उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है और हवा का वेग वायुदाब में अंतर के समानुपाती होता है। वायुदाब में जितना अधिक अंतर होगा, हवा का वेग उतना ही अधिक तीव्र होगा। पृथ्वी की घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति होती है। वह पवनों की दिशा फेरल नियम, बायस बेलेट के नियम और हेडले के नियम द्वारा निर्धारित होती है। हवाओं का चलना तो वायुदाब में अंतर के कारण होता है, लेकिन हवाओं की जो दिशाओं का निर्धारण होता है उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, जिसमें पहला है फेरल का नियम, हेडली का नियम, बायस बेलेट का नियम। तो सबसे पहले हम फेरल के नियम की बात करते हैं। तो फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा के बाईं ओर मुड़ जाती है और इसके मुड़ने का मुख्य कारण होता है विषुवत रेखा पर घूर्णन गति तीव्र होती है और ध्रुवों पर कम होती है। अब देखो, घूर्णन गति की अगर बात की जाए, अगर पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर होती तो ये बात करते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये है ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो हवाओं की दिशा कहाँ होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी सीधी हवाएं दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर चलती। लेकिन क्योंकि पृथ्वी अपनी दूरी पर स्थिर नहीं है, बल्कि क्या कर रही है? घूर्णन गति कर रही है। और घूर्णन गति की अगर अपन बात करें तो अगर पृथ्वी को ऊपर से देखते हैं तो ध्रुव एक बिंदु के रूप में दिखाई दे रहे हैं और इक्वेटोरियल ये जो है भूमध्य रेखा ये सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। तो घूर्णन गति, अब ध्रुवीय वाला स्थान को जब पृथ्वी एक चक्कर, मान लो यहाँ से पृथ्वी ने एक चक्कर लगाना शुरू किया और वापस ये स्थान यहाँ पर आएगा, तो पृथ्वी के इस स्थान को इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन जो ध्रुव हैं वो अपने ही स्थान पर, क्योंकि ये किस पर है? पृथ्वी के अक्ष पर स्थित है, तो अपने ही स्थान पर घूमते रहेंगे। जिसके कारण क्या होगा? ये जो क्षेत्र होगा, यानी भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र होगा, यहाँ पर क्या होगी? पृथ्वी की घूर्णन गति सर्वाधिक होगी और ध्रुवों पर घूर्णन गति क्या होगी? न्यूनतम होगी। तो इस घूर्णन गति में अंतर के कारण ही क्या होगा? जो हवाएं हैं उनकी दिशा में परिवर्तन आएगा। पहला नियम हम पढ़ते हैं फेरल का नियम। तो फेरल कहता है कि हवाएं अपनी दिशा के उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा के दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा के बाईं ओर विस्थापित हो जाती है। फेरल के अगर नियम की बात की जाए तो यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पाई जाती है। लो प्रेशर बेल्ट भूमध्य रेखा पर 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में, तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पाई जाती है। इसके उत्तर में ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पाई जाती है और इसके दक्षिण में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दक्षिणी गोलार्ध की ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पाई जाती हैं। तो अगर हवाओं की दिशा की बात की जाए तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो हवाएं इस प्रकार से हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी ये भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की ओर हवाएं इस प्रकार से चलनी चाहिए। लेकिन वास्तव में घूर्णन गति में अंतर पाए जाने के कारण, क्योंकि जो ये क्षेत्र है, घूर्णन गति की बात करें तो इक्वेटोरियल क्षेत्रों पर घूर्णन गति सर्वाधिक होती है और ध्रुवों पर 0 होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर घूर्णन गति का मान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। स्पीड क्या होगी? कम होगी। वो अपन समझ चुके हैं किस प्रकार से। तो इसके आधार पर फेरल ने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं, पवन जो होगी वो अपनी दिशा के दाहिनी ओर मुड़ जाएगी। पवन की दिशा का निर्धारण जब दाहिनी और बाएं का निर्धारित किया जाता है तो जिस दिशा में पवन चल रही है उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ तो उसके दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाएगी। तो दाहिनी ओर विक्षेपित होगी तो हवाओं की दिशा इस प्रकार से होगी। इधर की तरफ हवा अपनी दिशा के बाईं ओर विक्षेपित हो जाएंगी तो हवा की दिशा इस प्रकार से होगी। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर जो हवाओं के चलने की दिशा होगी वो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्वी हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी हो जाएगी। हवाओं को उस दिशा के नाम से जाना जाता है जिस दिशा से वो चल रही है। अगर इसकी दिशा का निर्धारण किया जाए तो किस प्रकार से करेंगे? इस प्रकार से है तो इसको 4 भागों में बांट दो। ये कौन सा हो गया? ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो देखो, नॉर्थ और जो साउथ होते हैं वो कॉर्डिनल पॉइंट होते हैं। हम दिशाओं का निर्धारण नॉर्थ और साउथ के आधार पर ही करते हैं। तो इस हवा की दिशा क्या हो गई? नॉर्थ ईस्ट।
ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट व्यापारिक पवने, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। अगर इसकी दिशा का निर्धारण किया जाए तो इसी प्रकार से इस दिशा में कर दो, इसको 4 भागों में बांट दो, तो ये क्या हो गया, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, कार्डिनल पॉइंट साउथ, तो इसकी दिशा क्या हो गई, साउथ ईस्ट, तो ये दक्षिण पूर्वी पवन है। ठीक है, इसी आधार पर बॉयज बेलेट ने एक दूसरा नियम दिया था। इसको अगर घूर्णन गति से समझा जाए तो घूर्णन गति से समझेंगे हम इस प्रकार से, क्योंकि ये क्षेत्र जो होगा वो मध्य रेखीय क्षेत्र, ये है ध्रुवीय क्षेत्र, पृथ्वी के अक्ष ध्रुवों से होकर गुजरती है, तो ये जो इक्वेटोरियल ये वृत्त का निर्माण करता है। अब अगर पृथ्वी 24 घंटे में अपनी दूरी पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो ये स्थान 24 घंटे में वो घूमकर वापस यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ध्रुव यहीं पे रहेंगे। और मान लो ये 35 डिग्री अक्षांश है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये वापस इतनी दूरी तय कर 24 घंटे में यहाँ पर आ जाएगा। तो गति अगर निर्धारित करते हैं अपन तो कैसे करते हैं, चाल बट्टा समय होता है। तो अब देखो समय कॉमन है 24 घंटे में, अब दूरी बट्टा समय होता है, दूरी बट्टा समय। गति के अगर चाल का निर्धारण हम करें तो क्या होगा, दूरी बट्टा समय। अब ये दूरी इसकी तुलना में क्या है, ज्यादा है, तो ये दूरी यहाँ पर समय क्या है, 24 घंटे दोनों के लिए, तो चाल कहाँ पे ज्यादा होगी, जहां पर दूरी ज्यादा है, यानी चाल समानुपाती, गति समानुपाती होती है दूरी के। तो घूर्णन गति सर्वाधिक कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होगी, घूर्णन गति कम होती जाएगी। इसको अपन समझ सकते हैं, क्योंकि जो होगा ये स्थान, इसको इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी 24 घंटे में। जो कर्क रेखा या मकर रेखा वाला स्थान होगा उसको इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। जैसे जैसे हम 90 डिग्री की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो गया, दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इसलिए घूर्णन गति का मान भी घटता जाएगा। तो अब फेरल का नियम तुम याद रख सकते हो, उससे तुम्हें हवाओं की दिशाओं का निर्धारण पता चल जाएगा। लेकिन फेरल ने ये नियम, कॉमन नियम दिया किस आधार पर है, अगर अपन इसका कॉन्सेप्ट समझे तो ये इस प्रकार से, जो यहाँ पर इस क्षेत्र पर क्या है, घूर्णन गति कम है, इस क्षेत्र पर इक्वेटोरियल क्षेत्र की तुलना में क्या है, घूर्णन गति कम है, तो यहाँ से चलने वाली पवन, इसका वेग इसकी तुलना में क्या है, कम है, तो क्या होगा, ये इस क्षेत्र पर पहुंचनी चाहिए। अगर वेग बराबर होता तो इस क्षेत्र पर पहुंचता, लेकिन इसका वेग क्या है, अपेक्षाकृत अधिक है, और इसका वेग क्या है, कम है, तो ये इस स्थान पर नहीं पहुंच पाती, इससे थोड़ा पीछे ही रह जाती है। ठीक है, इसलिए इनकी दिशा इस प्रकार से निर्धारित हो गई। यहां से चलने वाली पवन यहां पहुंचनी चाहिए थी अगर वेग बराबर होता तो, लेकिन क्योंकि इस क्षेत्र का वेग कम है और इस क्षेत्र का वेग क्या है, अधिक है, जिसके कारण ये हवाएं यहाँ पर नहीं पहुंच पाती, बल्कि इससे कुछ पहले ही यानी इससे पीछे रह जाती है। तो इस प्रकार से हवाओं की दिशा का निर्धारण हुआ है। अब बाइस बेलेट नियम की अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में बाइस बेलेट का नियम कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में पीठ की ओर से चल रही है अगर पवन किधर से चल रही है, अपनी पीठ की ओर से, अगर पवन पीठ की दिशा से चल रही है, ये मान लो पीठ है, ये तुम्हारा मुंह है, तो पीठ से अगर पवन चल रही है तो उच्च वायुदाब उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और निम्न वायुदाब बाईं ओर होता है। तो उसने कहा उत्तरी गोलार्ध में अगर पीठ से पवन चल रही है तो उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब दाहिनी ओर, उच्च वायुदाब यहाँ दाहिनी ओर होगा और न्यून वायुदाब कहाँ होगा, बाईं ओर होगा। ठीक है, जब वायुदाब प्रवणता बल व विक्षेपक जो बल है जिसको कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। वायुदाब प्रवणता किसे कहा जाता है, वायुदाब प्रवणता बल कहा जाता है अगर दो क्षेत्रों में, मान लो ये ए क्षेत्र है ये बी क्षेत्र है, इनके वायुदाब यहाँ का 1020 MB है और यहाँ का 1040 MB है, तो यहाँ पर वायुदाब प्रवणता बल कितना, 20 MB का, वायुदाब में अंतर कितना है, 20 MB का। तो ये जो बल है जिसके कारण पवनें चलती है, वायुदाब में अंतर के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसको वायुदाब प्रवणता कहा जाता है, या वायुदाब का ढाल भी, बैरोमेट्रिक ढाल भी कहा जाता है। अगर इस क्षेत्र में मान लो सी और डी के बीच में वायुदाब में अंतर है, यहाँ पर 1020 है और यहाँ पर 1060 MB है, मिलीबार है, तो यहाँ पर वायुदाब में अंतर कितना हो गया, 40 MB का है, तो यहाँ पर पवनें क्या होगी, वायुदाब प्रवणता बल अधिक तीव्र होगा, जिसके कारण पवनें तीव्र वेग से चलेगी यहाँ की तुलना में।
तो जब वायुदाब प्रवणता बल और विक्षेपक बल दोनों में संतुलन हो जाता है तब पवन का प्रवाह समदाब रेखाओं के समानांतर हो जाता है। बैरोमेट्रिक ढाल कैसे काम करता है? समदाब रेखाओं के लंबवत। तो जब कोरियोलिस बल और बैरोमेट्रिक जो ढाल है वो क्या होगा? समदाब प्रवणता बल होगा, वो दोनों क्या हो गए? संतुलित हो गए, एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। तो जो वायु जो पवन चलेगी वो समदाब रेखाओं के लंबवत ना चलकर समानांतर चलने लगेगी। तो ऐसी विंड को जियोट्रॉफिक विंड के नाम से जाना जाता है। जियोट्रॉफिक विंड के नाम से, भूविक्षेपी पवन के नाम से जाना जाता है। ये भूविक्षेपी पवन सामान्यतः वायुमंडल के ऊपरी भाग में ही पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? घर्षण बल का मान घटता जाता है। अब है पवन के